हेलो एवरीवन। आज हम लोग द कंटिनेंट सीरीज में अफ्रीका या जिसे आप द डार्क कंटिनेंट के नाम से जानते हैं उसके बारे में हर वो चीज़ कवर करेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यह इन जनरली आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या इन जनरली इंटरेस्टेड हैं आप अफ्रीका के बारे में जानने के लिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लोगों को लगता है कि अफ्रीका को द डार्क कंटिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ के लोग हैं, उनकी स्किन टोन डार्क है, वो देखने में काले होते हैं और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करके हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब दुनिया के बड़े बड़े कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे कि ब्रिटिश हो गए, स्पेनिश हो गए, वो दुनिया के अलग अलग कंटिनेंट्स या कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल सके और नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकें और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने नए कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर सकें। तो उस टाइम पे अफ्रीका को एक्सप्लोर कर पाना और जानकारी हासिल कर पाना कि अफ्रीका में क्या है, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि अफ्रीका का टेरेन बहुत इम्पॉसिबल सा था वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है, जहाँ पे दूर दूर तक पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वैसे केस में जाके उस कंटिनेंट में वहाँ पे पूरा पता लगा पाना बहुत मुश्किल था और ऐसे में लोग अंधेरे में थे कि एक्चुअली में अफ्रीका में है क्या। और ये इसी रहस्य और इसी मिस्ट्री की वजह से अफ्रीका को द डार्क कंटिनेंट का नाम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में कितने कंटिनेंट है और कहाँ पे लाई करते हैं। सबसे पहला कंटिनेंट है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, जिसमें इंडिया आता है, वो है एशिया। ये सबसे बड़ा लैंड मास का हिस्सा है। ये है यूरल माउंटेन्स और उसके वेस्ट में है यूरोप। तो यूरोप प्लस एशिया मिला के यूरेशिया बनता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है। तो एशिया के वेस्ट में चलेंगे यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो कंटिनेंट है ये अफ्रीका है और आज इसी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अफ्रीका के वेस्ट में चलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा, नीचे आएंगे तो साउथ अमेरिका है और एकदम ईस्ट में चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है और सबसे साउथ में चलेंगे तो अंटार्कटिका है। तो ये मिला के टोटल 7 कंटिनेंट बनते हैं। अब आएंगे वाटर बॉडीज पे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये हो गया। आपको पता है दुनिया गोल है, तो जो इधर खत्म होगा वो इधर निकलेगा, तो ये भी पैसिफिक ओशन है। इसके बाद आते हैं सेकेंड लार्जेस्ट, वो है एस शेप में दिख रहा है ये, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आते हैं इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पे इसे बोलते हैं सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा लास्ट में आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ में है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि अफ्रीका का लोकेशन कहाँ है। तो सी, ये ग्लोब देख रहे होंगे, ग्लोब पे ऐसा एक लाइन है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से भी हम जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में, 2 बराबर हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये जो अफ्रीका है, ये एक्चुअली में इसके बीचों बीच लाई करता है। ये दिख रहा होगा अफ्रीका। तो अगर हम इस लाइन को इस मैप पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस दिस लाइन विल पास थ्रू मिडल ऑफ अफ्रीका। तो ये अप्रॉक्स समवेयर यहाँ पे लाई करेगा और इसके ऊपर आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और 23.5 डिग्री वाला साउथ वाले लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं या मकर रेखा बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा भी अफ्रीका से होते हुए गुजरते हैं और इसके साथ इसको अफ्रीका को एकमात्र कंटिनेंट बनाते हैं जिससे तीनों, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होता है। ये सवाल एसएससी में पूछा भी गया था और अलग एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से तीनों पार होते हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये इक्वेटर के, इसका मेजोरिटी जो पोर्शन है वो इक्वेटर पे लाई करता है जहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है। अब पता है इक्वेटर के इर्द गिर्द वाले एरिया में बहुत गर्मी होता है क्योंकि यहाँ पे सन लगभग सालों भर ओवरहेड चमकता है। अब जिस जगह पे गर्मी बहुत होती है वहाँ पे इवापोरेशन भी बहुत होगा, तो वहाँ पे बादल बनेंगे तो बारिश भी बहुत होगी। हालांकि इसका जो साउथ वाला पोर्शन है वो लगभग पूरा ड्राई रहता है। इसके पीछे क्या कारण, सॉरी, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है पूरा ड्राई रहता है। इसके पीछे क्या कारण है वो हम बाद में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कभी कवर करेंगे। तो ये सहारा का क्षेत्र है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा जैसा मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये वाला कंट्री अफ्रीका, इसी पे हम जूम इन करेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है और ये मैंने डायरेक्टली गूगल प्ले से उठा के डाला है, तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो इसे जूम इन करते हैं। देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अफ्रीका के चारों बगल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंट्री है मोरक्को और यहाँ पे यूरोप का है स्पेन। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी के एकदम इस तरफ चलेंगे यानी कि अफ्रीका के वेस्ट में, तो मैंने बताया था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन है या अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे पतला सा वाटर बॉडी दिख रहा होगा, एकदम बहुत ही पतला। ऐसे पतले वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं या जल संधि बोलते हैं। तो ये जो जल संधि है इसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। ये जिब्राल्टर स्पेन के एकदम साउथ में यहाँ पे है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है किसे, स्पेन को और मोरक्को को। ये सवाल यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया था। कंटिनेंट नहीं पूछा गया था, किसे अलग करता है। कंटिनेंट पूछा गया होता तो यूरोप और अफ्रीका आंसर होता, कंट्रीज पूछे थे तो स्पेन और मोरक्को होगा। इसके बाद चलते हैं इस तरफ, तो देखते हैं आपको और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। तो अफ्रीका के ईस्ट में यहाँ पे है रेड सी और यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है यहाँ पे पतला सा स्ट्रेट है जिसे बाब अल मंडेब बोलते हैं। ये बहुत ही पतला है, यहाँ पे बहुत जूम इन करने के बाद ही इसे हम देख पाएंगे। तो ये दिख रहा होगा। तो जिबूती और येमेन, इस तरफ येमेन कंट्री है, मिडिल ईस्ट का है, वेस्ट एशिया का पार्ट है। और ये जिबूती अफ्रीका का ईस्टर्न कंट्री में से आता है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे बाब अल मंडेब है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो इसको जूम इन और करने की जरूरत नहीं है। अब हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो इस तरफ मैंने बताया था कि रेड सी है। रेड सी के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे एक और छोटा सा हमें वाटर बॉडी दिखेगा, इसे हम गल्फ ऑफ सुएज बोलते हैं। और गल्फ ऑफ सुएज को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। ऊपर मेडिटेरेनियन सी मैंने बताया था, तो गल्फ ऑफ सुएज को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे पतला सा एक चैनल दिख रहा होगा वाटर का, जिसे हम सुएज कैनल के नाम से जानते हैं। ये बहुत पतला है, दिख भी नहीं रहा, इसे बहुत जूम इन करेंगे तो ही पता चलेगा। ये अप्रोक्सीमेटली 193 किलोमीटर है लेंथ में। ये दिख रहा होगा आपको, बहुत पतला सा वाटर चैनल है, कैनल है फैक्ट। तो ये सुएज कैनल बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ सुएज को मेडिटेरेनियन सी से। ये दिख रहा होगा सी, ये जाके मेडिटेरेनियन सी में खुलेगा। तो ये सवाल भी पूछा गया था और ये इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसे किसे कनेक्ट करता है सुएज कैनल। ये ऐसा पूछ सकते हैं कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी कौन कनेक्ट करता है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होगा, सुएज कैनल होगा। तो डायरेक्टली जरूरी नहीं कि ऑप्शन में गल्फ ऑफ सुएज ही दें, सीधा रेड सी भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो गल्फ ऑफ सुएज भी जाके रेड सी में ही खुल रहा है। ये नीचे रेड सी है, ये गल्फ ऑफ सुएज है। तो ये हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और सुएज कैनल। सुएज कैनल एक्चुअली में 1859 से पहले था ही नहीं। इसका कंस्ट्रक्शन 1859 में स्टार्ट हुआ और 10 साल बाद 1869 में जाके कंप्लीट हुआ। 193 किलोमीटर का है अप्रॉक्स। और ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था एक तरीके से, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में आज इतना मदद हुआ कि हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए, जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, इनके पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो इन पोर्ट्स से कोई सामान अगर इनको एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना हो तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू जाके अब रेड सी में आ सकते हैं। 1859 के पहले नहीं आ सकते थे। ये सुएज कैनल के थ्रू आएंगे रेड सी में, फिर गल्फ ऑफ एडन से होते हुए अरबियन सी, और फिर पूरा का पूरा ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न कंट्रीज में जा सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन में सुएज कैनल ने। अब आते हैं नीचे, साउथ की तरफ चलेंगे अफ्रीका का। तो यहाँ पे जूम इन करेंगे तो लास्ट में कंट्री दिख रहा होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्वियसली पता है जगह है, केप टाउन। केप टाउन को और फर्दर जूम इन करेंगे तो यहाँ पे एकदम लास्ट में ये केप एक्चुअली एक जगह होता है ऐसा जो लैंड मास हो, जो पानी में हल्का सा निकला हुआ होता है ना, उसे हम केप बोलते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा ही इनफैक्ट ऐसा है, पानी में निकला हुआ, तो इसे हम केप टाउन बोलते हैं। इस एरिया को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जैसे कि पूरा का पूरा पानी में ट्रायंगुलर शेप में हल्का सा निकला हुआ है, इसे हम केप टाउन बोलते हैं। और ये भी देखिए निकला हुआ है हल्का सा पानी में से, और जूम इन करेंगे तो दिखेगा, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि यहाँ पे 1498 में जब वास्को ड गामा भारत आ रहे थे, कैलिकट पे उन्होंने, कैलिकट के पोर्ट पे वो लैंड करे थे, आपको पता होगा। तो वो अटलांटिक ओशन से होके ही इंडिया की तरफ जा रहे थे, तो वो केप ऑफ गुड होप पे ही रुके थे। तो ये केप ऑफ गुड होप आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका का ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट साउदर्न मोस्ट पार्ट में से आता है। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या है इसका और इम्पोर्टेंट कंट्रीज क्या है। तो सबसे पहले बात मडागास्कर के बारे में पता होना चाहिए। ये दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक आता है। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज पाए जाते थे एक टाइम पे, पर ऑलमोस्ट 75% अब वहाँ पे खत्म हो चुके हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड सेवरल अदर इफेक्ट्स।
अब यहाँ पे कंट्री है मोजाम्बिक, जिसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि मोजाम्बिक के नाम पे यहाँ का जो वाटर चैनल है जिसे मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कि किसे किसे सेपरेट करता है, तो मोजाम्बिक को और मडागास्कर को सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल। तो इनका इसका नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक दो और कंट्रीज हैं जो इतने छोटे हैं कि बहुत जूम इन करने के बाद भी नहीं दिखते। तो मडागास्कर के ऊपर चलेंगे तो ये एक कंट्री दिख रहा होगा, सेशल्स बोलते हैं इसे, सेशल्स। स्पेलिंग कुछ और लिखा हुआ है और इससे प्रोनाउंस सेशल्स करते हैं। तो ये सेशल्स देखिए इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसे बहुत जूम इन करने के बाद भी ये नहीं दिखता। ये आइलैंड नेशन है इतना छोटा सा। तो ये बेसिकली टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इसके नीचे और भी इधर एक दो कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस टूरिज्म के एस्पेक्ट से ही देखे जाते हैं। मॉरिशस हो गया, या रियूनियन आइलैंड है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लोकेशन पूछ देते हैं कभी कभी कि 4-5 आइलैंड नेशंस के नाम दे देंगे, बोलेंगे इनको अरेंज करो, अगर हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो सही क्रम क्या होगा, कौन से कंट्रीज पहले मिलेंगे। तो बेसिकली आपको बस लोकेशन याद रहना चाहिए। तो रियूनियन आइलैंड एक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है रियूनियन आइलैंड, बस इससे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं रखना है आपको। इसके बाद हम चलते हैं, अब इस मैप को हम हटाते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस थे आई होप हमने सब कवर कर लिया है जी, कर लिया है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज हैं और उनके बारे में क्या खास बात है उसके बारे में हम कवर करेंगे। एक चीज़ और, नेक्स्ट मैप में स्विच करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है, ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है साउथ अफ्रीका से। इसको लिसोथो बोलते हैं, इसका कैपिटल है मसेरू। तो ये लिसोथो एक ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ से एक ही कंट्री से घिरा हुआ है, साउथ अफ्रीका से ही। और ऐसे दुनिया में बस 3 ही एग्जाम्पल्स हैं, 3 ही उदाहरण हैं। एक लिसोथो खुद है और 2 है यूरोप में। यूरोप में इटली में 2 कंट्रीज हैं, ऐसे 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट रीजन्स हैं बोल सकते हैं। एक है वेटिकन सिटी रोम में, और एक यहाँ पे सैन मैरिनो है। अगर हम जूम इन करेंगे तो देखेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा। आई होप आपको दिख जाए, ये सैन मैरिनो दिख रहा है, ये भी चारों तरफ इटली से ही घिरा हुआ है। ये देखिए सैन मैरिनो, ये चारों तरफ इटली से ही घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम और इधर चलेंगे रोम में, तो वेटिकन सिटी तो इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं है, वो समझ लीजिए आप कनॉट प्लेस या सीपी जो है उतना ही बड़ा होगा, वो है उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, नॉट एक्यूरेट। तो ये वेटिकन सिटी है, ये भी चारों तरफ आप देख सकते हो ये इटली में ही है। तो ऐसे 3 ही एग्जाम्पल्स हैं लिसोथो को इंक्लूड करके। तो आई होप ये क्लियर है और आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा होगा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में। तो हमें उसके लिए दूसरा मैप पे चलना पड़ेगा क्योंकि इस पे अपन लिख नहीं सकते, तो लिखने के लिए हमें दूसरे मैप पे चलना पड़ेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से लोकेशन पता चला होगा। अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, पता होना चाहिए। मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करता है, मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। और गल्फ ऑफ सुएज के बारे में पता होना चाहिए, सुएज कैनल पता होना चाहिए। बाब अल मंडेब के बारे में पता होना चाहिए। और बाब अल मंडेब को लेके एक और कंफ्यूजन होता है, मैं बता दूं। बाब अल मंडेब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्ट कर रहा है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। तो बहुत लोगों को लगता है ये गल्फ ऑफ, ये जो जगह है सी, ये है ओमान और यहाँ पे इधर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। तो ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत लोग बाब अल मंडेब को कंफ्यूज कर देते हैं। बाब अल मंडेब इधर है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये कंफ्यूजन नहीं लाने का, इसको लेके बहुत क्लियर रहिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और क्या उनके बारे में खास बातें हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ सबसे छोटा कंट्री मैंने बताया यहाँ पे अफ्रीका का, वो है सेशल्स। आपको लोकेशन याद हो गया होगा बहुत इजीली, तो ये है सेशल्स। इसके बाद सबसे बड़ा कंट्री अगर हम एरिया में बात करेंगे तो है अल्जीरिया, कैपिटल अल्जीयर्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये लीबिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अल अजीजिया बोल के। अल अजीजिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम पे अराउंड 1960s या 50s के टाइम पे या उसके थोड़ा सा बाद एक बार 56 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड था। पर रिसेंटली जस्ट कुछ साल पहले ही, कुछ टाइम पहले ही कैलिफोर्निया में डेथ वैली में इससे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, वो है अराउंड 58 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो अब ये अल अजीजिया के पास हॉटेस्ट प्लेस का रिकॉर्ड नहीं रहा। इसके बाद चलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सवाल पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं, तो ये 4 कंट्रीज हैं। इथोपिया, ये पूरा दोनों मिला के है सोमालिया, और ये है जिबूती, और यहाँ पे है एरिट्रिया, ये वाला। तो ये एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 4 कंट्री को मिला के बनता है
हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मतलब इसलिए क्योंकि ये हॉर्न जैसा है देखने में, वो पौ बजाने वाला हॉर्न नहीं है, ये ऑब्वियसली सिंग जो होता है जानवरों में उसके जैसा देखने में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 4 कंट्रीज को मिला के बनता है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मिनरल्स की, क्योंकि अफ्रीका की बात करें और मिनरल्स के बारे में बात नहीं करें तो ये बहुत अनफेयर होगा, तो सबसे पहले चलते हैं ऑब्वियसली गोल्ड। तो गोल्ड बहुत जगह पे पाए जाते हैं अफ्रीका में, जैसे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे गोल्ड डायमंड दोनों पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मूवीज भी बने हैं यहाँ पे डायमंड वगैरह की स्मगलिंग के बारे में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल ब्लड डायमंड एक मूवी है, तो ब्लड मनी भी एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी, तो वो इन चीज़ों के बारे में ही है। तो ये साउथ अफ्रीका में रिजर्व्स हैं। पर अगर गोल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व अभी घाना में है रिकॉर्डेड, तो जी से घाना, जी से गोल्ड, ऐसा याद रखने का है। उसके बाद चलते हैं डायमंड की बात करेंगे तो लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे बोट्सवाना में और कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये दोनों डायमंड के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा रिजर्व यहीं पे माने जाते हैं। हालांकि जोहानिसबर्ग वगैरह में भी बहुत है, जो कि साउथ अफ्रीका में। उसके बाद चलेंगे, अगर हम प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लैटिनम बहुत कॉस्टली है, इनफैक्ट वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट नोन मेटल में से आता है, और दुनिया का 90% प्लैटिनम रिजर्व्स अकेले अफ्रीका में हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है साउथ अफ्रीका प्लैटिनम का। इसका सिंबल होता है पीटी। इसके बाद चलेंगे तो अगर हम बात करें, अच्छा डायमंड का एक चीज़ और है, डायमंड अकेले 50% अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो समझ सकते हैं अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज और कितने ज़्यादा है रॉ मटेरियल्स, पर पूर्ण रूप से इनको एक्सप्लॉइट करने का टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद चले तो 2 कंट्रीज हैं, जैसे इथोपिया यहाँ पे, और इथोपिया के अलावा एक और कंट्री इधर लिबेरिया। तो ये दोनों कंट्रीज का खास बात ये है कि इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के लगभग मोस्टली सारे कंट्रीज किसी न किसी देश के कॉलोनी रह चुके हैं टाइम पे, सिवाय इन दोनों के। इथोपिया और लिबेरिया को कोई भी कॉलोनाइज नहीं कर पाया था। इसके बाद चलते हैं तो हम कुछ ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अफ्रीका की बात करें और हम ट्राइब्स का बात ना करें तो भी अनफेयर होगा, क्योंकि अफ्रीका में ट्राइब्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। मसाई मारा का नाम सुना होगा, बहुत सारे मूवीज में भी देखे होंगे। तो मसाई मारा केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। इस जगह पे आपको पता होना चाहिए, केनिया तंजानिया, ठीक है। ये इसके बाद आते हैं एक और ट्राइब है जिसको बोलते हैं हौसा, ये पाया जाता है नाइजीरिया में, हौसा। दोनों में अंतर ये है कि मसाई मारा जो है, ये मसाई ट्राइब्स है, बेसिकली इधर भटकते रहते हैं भोजन वोजन की तलाश में। पर हौसा है थोड़े से सिविलाइज्ड हैं, ये डोमेस्टिकेशन करते हैं, पशुपालन करते हैं, एग्रीकल्चर में विश्वास रखते हैं, थोड़े से वेल सेटल, मतलब कि इनका परमानेंट सेटलमेंट होता है, इन्हें भटकना नहीं पड़ता। तो हौसा और मसाई, इनका लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में जुलू पाए जाते हैं, जुलू ट्राइब। और इसके बाद फिर और भी है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, इधर सहारा है पूरा पूरा नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये जो सहारा है, इस जगह पे टुआरेग्स पाए जाते हैं। टुआरेग्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। और इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका में पिग्मीज पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये 5 ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स तो बहुत सारे हैं, पर हम सबका नाम कवर नहीं कर सकते, ना ही आप सबका नाम याद रख सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं उतना हम कवर करेंगे। तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, पिग्मीज, हौसा, टुआरेग्स, मसाई और जुलू। तो आई होप पॉलिटिकल मैप के बारे में जितना भी चीज़ था हमने कवर कर लिया, और अगले वीडियो में हम अफ्रीका का फिजिकल मैप के बारे में हर वो चीज़ कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूँ तो आपको पता चल जाए, और लाइक करें, और बिल्कुल हमें सजेशन में बताएं अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।